well? Yes. Now we are discussing the ethical theories. Ethical theories are given by the different moral philosophers, those philosophers who have a keen interest in ethical values, and they give the solution and they give the different point of view on the right and the wrong, what is good and what is bad for him. तो यहाँ हमें different perspective and different theories नजर आएंगी, जैसे कि you can see on the screen the consequentialism, egoism and utilitarianism सब branches हैं, and then deontology, deontological theory, and then the 2.3, that is the virtue ethics. So, and these are the name of the theories that we are going to discuss. So first we have to be click on the consequentialism, but before that you can see uh, we have to be categorized into three: the virtue ethics, duty based ethics. Duty based ethics means deontology. In a simple words, you can say that duty based ethics. And the third is consequentialism, consequences, which means the result, outcome. So these are the three ethical theories that is in that today's session we are going to discuss. So first we have to double click over the virtue ethics. Virtue means what? Virtue का मतलब होता है फजीलत, नेकी, बर्तन. And you can say that virtue means the highest good act. जो सबसे आला अमल होगा, अफजल अमल होगा, जो सबसे बड़ी नेकी होगी, उसको हम कहते हैं वर्च्यू. ठीक है. तो हम इसमें कुछ ग्रीक फिलोसोफर को डिस्कस करते हैं, जैसे कि सुकरात इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिलोसोफर, द ग्रीक फिलोसोफर, और ही से दैट नॉलेज इज वर्च्यू, यानी इल्म जो है वो सबसे बड़ी इबादत है. यानी उसकी नज़र में जो वर्च्यू था, नेकी थी, वो सबसे बड़ी नेकी क्या थी? द हाईएस्ट गुडनेस. अच्छा, ये यूनिवर्सल ट्रुथ की बात कर रहे हैं, ये एब्सोल्यूट ट्रुथ की बात कर रहे हैं. तो वो क्या था? इल्म. सुकरात को कहना मानना था नॉलेज इज द रूट ऑफ ऑल गुडनेस, एंड इसी का अपोजिट कर लें आप, इविल इज द रूट ऑफ ऑल, सॉरी, इग्नोरेंस इज द रूट ऑफ ऑल इविल. ठीक है ना. ignorant men are the evil one, and the knowledgeable intellectual persons are the righteous person. उसका मानना था कि दुनिया में जितनी भी अच्छाई होती है वो इसलिए होती है कि वो इनको जानते हैं, दे आर अवेयर अबाउट दैट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड. और वो लोग जो कि इग्नोरेंट हैं, किसी जहल में गुमराह हैं, उनको पता नहीं होता कि वो क्या गलत कर रहे हैं, और उनसे गलत हो जाता है. इफ दे आर करेक्टली अवेयर अबाउट व्हाट इज राइट, अगर उनको ये पता लग जाए कि आखिर सही क्या है, ईमानदारी क्या है, ऑनेस्टी क्या है, ट्रुथ क्या है, गुडनेस क्या है, तो वो फिर गलत ना करें. तो इसलिए उसने कहा कि नॉलेज इज वर्च्यू. और फिर एक बात है कि भाई अनएग्जामिन लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग. तो वो कहता है कि ही विल नो व्हाट इज राइट विल डू द राइट. जो जानता है कि सही क्या है वो सही भी करेगा. एंड अनएग्जामिन लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, यानी यू हैव टू स्क्रूटिनाइज योर लाइफ. आपको देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा. तो देयर इज ओनली वन गुड, दैट इज नॉलेज, एंड देयर इज अनदर बैड थिंग विच इज इग्नोरेंट. नॉलेज का जो अपोजिट है वो इग्नोरेंट है, यानी जहालत. एंड द हाईएस्ट वर्च्यू, द हाईएस्ट गुडनेस इज व्हाट? अटेनिंग ऑफ नॉलेज. ठीक है. वॉट एवर इज राइट एंड वॉट एवर इज रॉन्ग, इट इज होल्ड फॉर ऑल एवरीवेयर. सो एवरीवन हैज टू नो समथिंग, नो अबाउट द थिंग. तो विजडम को हासिल करना, यानी नॉलेज को हासिल करना. अच्छा, एक चीज और अपने पास नोट डाउन कर लीजिए. जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे, उनकी नज़र में जो माइंड और सोल दोनों इक्वेट थे. वो माइंड को और सोल को एक ही जैसा समझते थे. तो वो सोल को प्योरीफाई करने के लिए वो कहते थे कि माइंड जो है अपनी इंटेलेक्ट से, रीजन से इल्म को हासिल करे, हाईएस्ट ट्रुथ और गुडनेस को हासिल करेगा, तो वो इबादत के दर्जे पे पहुंच जाएगा, खुदा तक पहुंच जाएगा, एब्सोल्यूट ट्रुथ तक पहुंच जाएगा. ये उनका एक तसव्वुर था. वो तो बाद में फिर मुस्लिम फिलोसोफर ने एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिया कि सोल जो है इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बॉडी. माइंड सेपरेट है और बॉडी सेपरेट है और सोल अलग होती है. लेकिन जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे, जैसे कि सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, तो ये समझते थे कि सपोज टू बी दैट माइंड इज इक्वल टू द सोल. तो इसीलिए वो अपनी सोल को प्योरीफाई करने के लिए भी वो रीजन और माइंड की ही बातें करते हुए नजर आते थे, जो कि थोड़ा सा गलत है. इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी है बिल्कुल.
तो आपको सुकरात की बात समझ आ गई, वर्च्यू फॉर द सेक ऑफ वर्च्यू, यानी इबादत क्यों की जाती है, किसी रिवॉर्ड के लिए नहीं की जाती। वो कहते हैं नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, बिल्कुल ऐसी वर्च्यू फॉर द सेक ऑफ वर्च्यू, कि हम इबादत करें तो सिर्फ इबादत के लिए, उसके बदले में हमें कोई रिवॉर्ड, इंसेंटिव और एप्रिसिएशन, अपलॉज और जन्नत, दोज़ख, ये इनामात ये नहीं मिलने चाहिए। ये हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये अच्छा है, हम एब्सोल्यूट गुडनेस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। जेनरॉसिटी, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, करेज, ये सब वर्च्यू हैं, ये सब उसके एट्रीब्यूट्स हैं। जब हम हाईएस्ट गुडनेस की बात करेंगे तो हमारे अंदर ईमानदारी आएगी, हमारे अंदर वफादारी, लॉयल्टी आएगी, हमारे अंदर जेनरॉसिटी आएगी, हम लोगों के साथ काइंड होंगे। तो वो कहता है कि ये तब भी मुमकिन है जब हम अपने इंटेलेक्ट से, अक्ल से चीज़ों को समझेंगे और हम हाईएस्ट हैप्पीनेस की तरफ जाएंगे। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई है। बिल्कुल इसी तरीके से जो द स्टूडेंट ऑफ द सोक्रेटिस इज अ प्लेटो, जिसको आप अफलातून के नाम से शायद जानते होंगे। प्लेटो ने भी यही कहा, लेकिन प्लेटो का थोड़ा सा अंदाज अलग है। वो ये कहता है कि हमारी बॉडी में 3 तरह की सोल पाई जाती है, ट्राई पार्टीशी सोल। एक वो सोल है जो एपिटाइट, एपिटाइट यानी हंगर, लस्ट, डिजायर की तरफ दौड़ती है। एक सोल वो है जो हर्ट, इमोशन यानी जो जज्बात, करेज की तरफ जाती है, पैशन की तरफ जाती है। और एक वो सोल है, माइंड है, रीजन, इंटेलेक्ट, अक्ल की बात करते हैं। तो वो कहते हैं इन तीनों में जो डोमिनेटिंग है वो माइंड है, अक्ल, रीजन। तो माइंड का काम है कि वो कंट्रोल करे डिजायर को भी और इमोशन को भी, यानी वो अपनी एपिटाइट को भी कंट्रोल करे, भूख को भी, और साथ में अपने जज्बात को भी काबू करे। अगर ये दोनों ऐसा कर लेता है तो वो एक बैलेंस पर्सन बन जाएगा, एक हार्मोनाइज पर्सन बन जाएगा। और यही जस्टिस है, यही वर्च्यू है। समझ आ रही है बात? यानी आप अपनी एपिटाइट के साथ क्या करें, भूख को कंट्रोल करें, टेम्परेंस करें, यानी मियाना रवि इख्तियार करें, अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात को काबू में रखें। दूसरा, जो पैशन है, इमोशन है, जज्बात हैं, उसको भी आप लगाम दें, जुर्रत के साथ काम करें उसको। इसी तरीके से जो आपका माइंड है, रीज़न है, उसके साथ आप क्या जस्टिस करें, इंसाफ क्या करें, आप उसका इंटेलेक्ट, उसके साथ विजडम का इस्तेमाल करें। वाइस पर्सन आर दोस्त वो अप्लाई देयर नॉलेज, यानी उस इल्म को सिर्फ इल्म नहीं रखता बल्कि उस इल्म को अमल में ट्रांसफॉर्म करता है। तो इसको विजडम कहते हैं। तो ये प्लेटो ने कहा। प्लेटो कहता है कि आप जस्टिस करें। समझ आ रही है? तो जस्टिस जो है वो उसकी नज़र में सबसे बड़ी वर्च्यू है। और जस्टिस किसके साथ करना है? आपने अपनी एपिटाइट के साथ करना है, आपने अपने इमोशन के साथ करना है, आपने अपने माइंड के साथ करना है। तो माइंड के साथ जस्टिस क्या है? विजडम, ठीक है। इमोशन के साथ जस्टिस क्या है? करेज, पैशन, कंट्रोल करना। और एपिटाइट यानी डिज़ायर जो होती है, ख्वाहिशात, उनके साथ क्या आपका जस्टिस है? टेम्परेंस। टेम्परेंस का मतलब होता है बैलेंस करना, काबू करना। ठीक हो गया। तो ये प्लेटो की नज़र में जो है वो सिंपल सा एक उसूल। अब आ जाते हैं फाइनली एरिस्टोटल। अब वो हु इज एरिस्टोटल? So Aristotle is the student of the Plato. Plato is the teacher and Aristotle is the student. So he was also influenced by Socrates and Plato thought कि कोई ना कोई एक वर्च्यू होता है। तो एरिस्टोटल की नज़र में जो एथिकल प्रिंसिपल है वो है गोल्डन मीन रूल, जो कि बहुत ही कोई इंटरेस्टिंग है। गोल्डन मीन रूल इज अबाउट द बैलेंस, हार्मोनी। देखें, किसी भी चीज़ का एक्सेसिव होना और किसी भी चीज़ का डेफिशिएंट होना दोनों ही नुकसानदेह हैं। यानी बहुत ज़्यादा चापलूस होना ये भी नुकसानदेह है, तारीफ़ें करना, और बिल्कुल किसी की तनकीद पे तनकीद करे चले जाना ये भी इंतहाई बुरा अमल है। ज़रूरत से ज़्यादा निडर और बहादुर होना कि ट्रेन के आगे खड़े हो जाएं ये भी गलत है। उसके मुकाबले में इतना ज़्यादा काहिर और बुज़दिल होना कि एक कदम रखते हुए भी आप 1000 दफ़ा सोचें कि कहीं कुछ हो ना जाए, तो ये भी गलत है। बहुत सारे दोस्त का होना ये भी गलत है। बिल्कुल कोई दोस्त ना होना, आइसोलेशन का शिकार हो जाना, ये भी गलत है। बहुत ज़्यादा इल्म का होना, इब्लीस और शैतान बन जाए। और बहुत ही इल्म के बारे में ज़रा ना होना तो जहल, इग्नोरेंट की तरफ आ जाएंगे। तो चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द गोल्डन मीन रूल विच इज़ गिवन बाय द एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल कहता है कि जो वर्च्यू है वो हार्मोनी है, बैलेंस है। गोल्डन मीन रूल आसान लफ्ज़ों में कहें तो म्याना रवि करना, ठीक है। अ वर्च्यू इज अ हैबिट दैट एक्सेल बाय रेपिटेशन, एक्सेल बाय द रेपिटेशन। एक्सीलेंस जो होती है ना, यानी आप एक ही चीज़ को बार बार करते चले जाएं तो आपको याद भी नहीं रहता। जैसे कि
हम ये भी कहें कि भाई टुडे इज अ फ्राइडे, टुडे इज अ so virtuous act is the habitual act that gives you the excellence by the repetition. So you don't keep it remember in mind that you are going to do the right thing or the righteous thing. So it would be in the part of your nature. So this is the theory of virtue ethic, which is given by the Greek thinkers. One is Socrates, another is Plato, and the third one is the Aristotle. What is the common in that theory? The one thing is common, that is the all ethical and moral values are universally acceptable. You can say that this is the absolute theory, absolute approach. What does it mean? The highest goodness is one. According to Socrates, that is knowledge. According to Plato, that is the justice with yourself, within the thing. And the third, the Aristotle, which gives you the harmony and the balance. That is the virtue. So these are the virtuous things, and when you apply these virtual habits and attributes, so you will be become a virtuous person, यानी आप नेकोकार शख्स बन जाएंगे, एक moral person कहलाएंगे. So is that clear? Now is it clear? Virtue ethic is completed. Now we move on, but this theory has some criticism. And what kind of criticism? गालिब जैसे कहते हैं कि जानता हूँ सवाबो ताहत, मगर फिर भी तबीयत इधर नहीं आती. तो ये समझिए वर्च्यू एथिक्स के ऊपर क्रिटिक है गालिब का. वो क्या है? तो ये है कि हम सब कुछ जानते हुए भी हम 1000 इल्म रखते हैं, लेकिन फिर भी गलत कर बैठते हैं, बहुत सारे गुनाहों में गिर जाते हैं. और बड़े बड़े काबिल ज़हीन इंटेलेक्ट लोग होते हैं और सब जानते हैं क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गलत है, क्या सही है. बड़ी बड़ी थ्योरीज उनको याद भी हैं, पढ़ी भी हैं, समझी भी हैं, मगर फिर भी वो गुनाह करते हैं, सिन करते हैं, गलत करते हैं, रॉन्ग एक्ट करते हैं, है ना. तो इसका मतलब ये है कि देयर इज समथिंग एल्स. सब सिर्फ नॉलेज का होना जो है वो काफ़ी नहीं है. तो वो प्लेटो की बात आ जाती है कि आपको कंट्रोल भी करना होता है रीज़न के ज़रिए, या फिर एरिस्टोटल की बात आ जाती है कि चीज़ों को बैलेंस करना भी ज़रूरत होता है. तो ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट थ्योरी. But before that, you have some reading content on that deliver lecture, that is a Socratic value. And what I deliver, he believed that there is a universal right and wrong. He believed that people could apply into their daily life. Okay? And knowledge is the highest form of virtue. There is one thing that is good, knowledge, and there is a one evil, that is ignorance. So you can say that knowledge is virtue and ignorance is the evil. Ignorance is the root of all evil. ये मैंने आपको बताया था. एंड व्हाट शुड द पीपल डू? पीपल ट्राई टू सेल्फ इम्प्रूव. वो अपने चीज़ों को समझते रहें, यानी जितना जितना हम गुमराही की तरफ होंगे तो हम बहुत सारे गलत काम करते चले जाएंगे. क्योंकि जितना जितना हम चीज़ों को जानते जाएंगे, उतना उतना हम जो है वो नेकी की तरफ, इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते जाएंगे. ठीक हो गया. इसी तरीके से प्लेटो के आर्गुमेंट को देख लेते हैं हम. प्लेटो ने, जो मैंने आपकी बात की थी आपसे, प्लेटो ने 3 सोल की बात की अपनी किताब द रिपब्लिक में. जैसे कि एपिटाइट सोल, उसने कहा कि दे आर द वर्कर्स. उसने कहा था स्पिरिट सोल, तो उसने कहा ये वॉरियर हैं. और उसने कहा था कि माइंड द रीजन, और ये कौन है? रूलर्स हैं. ठीक है. तो और इनके दरमियान जो है वो यू ट्राई टू कीप इट बैलेंस, यानी जस्टिस. तो एपिटाइट के साथ जस्टिस क्या करेंगे आप? टेम्परेंस, यानी काबू रखना है भूख और प्यास पे. और स्पिरिट यानी अपने इमोशन और पैशन को क्या करना है? आपने करेज के साथ कंट्रोल करना है. और रीज़न को विजडम तक लेके जाना है. तो ये वाइस पर्सन कौन होता है? वो कहते हैं द फिलोसोफर किंग. और उसका फिर एक आइडिया था कि उसी को एक स्टेट को भी रूल करना चाहिए, कि जो रियासत का जो सरबरा होगा, रूलर होगा, वो एक फिलोसोफर होना चाहिए. ये प्लेटो ने अपना एक किताब द रिपब्लिक में एक थ्योरी प्रेजेंट की थी. बट अब वो किस हद तक एप्लीकेबल है या नहीं है वो एक अलग बात है. लेकिन हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा प्लेटो से कि विजडम एंड मॉडरेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इंडिविजुअल के लिए विजडम होना, और पूरी होल सोसाइटी के लिए मॉडरेट. मॉडरेट मतलब यानी ना ज़्यादा ख्वाहिशात का ज़्यादा होना और कम होना, दोनों ही नुकसानदेह. एंड दैट इज़ अ थर्ड, वो इज़ एरिस्टोटल. और एरिस्टोटल अपनी किताब निकोमेखियन जो एथिक्स है, उसमें वो डिस्कस करता है यही सारे पॉइंट्स.
कि इट इज अ स्टेट इन्वॉल्विंग रैशनल चॉइसेस कंसिस्टिंग इन अ मीन। ये मीन एवरेज वाला है, ठीक है, मीडियन एंड एवरेज वाला है, डिटरमाइंड बाय द रीजन that is reference to which practically wise person would determine it is a mean between two vices, यानी two extreme, one of axis and other of deficiency। तो वही बात जो मैंने आपको बताई कि ना तो किसी चीज का बहुत ज्यादा एक्सिस होना और ना है तो किसी चीज का बहुत ज्यादा डेफिशिएंट होना, ये दोनों ही नुकसानदेह है। यू कैन सी, यू कैन रीड दैट पॉइंट। सेल्फ कंट्रोल की बात हो रही है यहाँ पर रैशनल पार्ट जो है वो इरेशनल पार्ट को कंट्रोल करे। वो बात कर रहे हैं कि जो अल्टीमेट गुडनेस है वो हमारी जो है वो हैप्पीनेस ही है, बाकी सब तो इंस्ट्रूमेंटल है, बाकी सब कुछ तो इंस्ट्रूमेंटल है। अगर आप पैसे को, वेल्थ को हासिल कर रहे हैं, फेम को हासिल कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? पता लगेगा हैप्पीनेस के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए, तो ये उसका अल्टीमेट है। ठीक हो गया? तो हैप्पीनेस इज अ मेजर। और कैसे हैप्पीनेस हासिल होगी? जब दोनों में हार्मोनाइज होगा, बैलेंस होगा। आपको प्लेजर भी मिलता रहे और पेन इतना ज़्यादा ना हो। पेन अगर ज़्यादा होगा तो फिर आप हैप्पीनेस से दूर हो जाएंगे। इसी अगर बहुत ज़्यादा अगर प्लेजर होगा तो भी वो नुकसानदेह होगा, फिर भी आप हैप्पीनेस से दूर हो जाएंगे। तो दोनों के दरमियान एक बैलेंस होना जरूरी है। सही? तो ये तो हमारी एरिस्टोटल की थ्योरीज, और यहाँ पे उसने डिफरेंट मीन टेबल मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि अभी एक हम्बलनेस को अगर हम देखें तो हम्बलनेस, माइंडनेस बहुत ज़्यादा लोअर डाउन हो जाना, और वर्चुअस मैन कौन होगा? जो बैलेंस रखेगा। और एक्सिस कौन होगा? बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो जाएगा अगर। तो इस तरह से जो है वो हमने ये सारी चीज़ें आपके सामने। Now we move on to the next second theory, that is the consequentialism. अच्छा, this theory is derived from the consequences. Consequences, तो consequences का मतलब होता है result oriented, जिससे कोई नतीजा आए। ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये कहता है कि हम लोगों के एक्शंस को जज करें, ह्यूमन एक्शंस, ह्यूमन कंडक्ट को देखें कि लोग क्या क्या करते हैं और क्या क्या करने में ज़्यादा खुश होते हैं। तो जब ये देखा गया, लोगों के एक्शन को ऑब्जर्व किया गया, तो पता ये लगा कि लोग ज़्यादातर उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं जिससे उनको हैप्पीनेस मिलती है। द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ टू गेट द हैप्पीनेस एंड द प्लेजर। तो जो ह्यूमन का जो कंसिक्वेंसेज हैं, जो एक फिलोसोफर है ग्रीक जिसका नाम है इपिक्यूरस, सो इपिक्यूरस से दैट प्लेजर इज द हाईएस्ट गुडनेस, pleasure is the highest goodness, and man is a pleasure seeking animal. They want to try to get, they want to pursue for the happiness, they want to attain the pleasure. Happiness is the mental state of pleasure minus pain। ये मैंने बेसिक फॉर्मूला आपको इक्वेट किया था कि happiness is equal to pleasure minus pain, how much amount of pleasure you are getting from these activity and how much pain you are getting। अगर जैसे कि आप लेक्चर को सुनते में या पढ़ते में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, लेकिन साथ में आपको पेन भी हो रहा है, मेंटल पेन हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो फिर ये आपके लिए हैप्पीनेस नहीं, बोर्डम फील करेगा। लेकिन इफ़ यू एंजॉइंग, तो आपको ये अच्छा लगेगा, आपकी सोल प्योरीफाई होगी, आपको नॉलेज गेन हो रहा होगा। तो कोई भी एक्ट, कोई सा भी एक्ट है, कोई सा भी एक्ट है, अगर आपको उसमें से नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्लेजर ज़्यादा मिल रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है तो फिर वो इज नॉट गुड फॉर यू। तो ये राइट एक्शन इज टेकिंग दैट प्रोड्यूस टोटल प्लेजर। तो इसके लिए एक और कॉन्सिक्वेंशियलिज्म को समझाया जाता है, वो एक तरीके का है लॉ ऑफ यूटिलिटी के जरिए। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? बंडल ऑफ बेनिफिट। Law of utility क्या है? Bundle of benefit. When you are taking the juice, or you will be get some pleasure, you will get some benefit, so you will be taking another sip, आपको और मजा आया, फिर आपने एक और जूस लिया, आपको और मजा आया, थर्ड और मजा आया, फोर्थ में अब आपको डिक्लाइन हो गया, फिफ्थ में आपको और डिक्लाइन हो गया, सिक्स में आपको वॉमिट हो गया। तो इसका मतलब है अब आपको नेगेटिव यूटिलिटी मिल रही। ये इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग माइनर यूटिलिटी है। बेसिकली ये कहना ये चाह रहे हैं कि कॉन्सिक्वेंसेज जब तक हमें पॉजिटिव होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, जिससे हमें यूटिलिटी यानी अफादा बेनिफिट मिलता रहता है, तो वो हमारे लिए अच्छा है। अडॉप्ट दैट रूल दैट प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ऑल। ठीक है, द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट इन नंबर, ये यूटिलिटेरियन ने कहा। यूटिलिटेरियन कौन है? जो ये कहते हैं कि किसी भी एक्ट के अंदर अगर हमें फायदा मिल रहा है, एक्शन से हमें बंडल ऑफ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो वो एक्ट हमारे लिए गुड है, वो सोसाइटी के लिए भी गुड है। द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट इन नंबर। जैसे कि डिफरेंट साइंटिस्ट हैं, उनके उस एक्ट से माशरे को फायदा हुआ, सोसाइटी को फायदा हुआ, तो हम कहेंगे कि ये एथिकल एक्ट है। इज इट क्लियर? लेकिन जो ईगोइस्ट होते हैं, ईगोइस्ट
ईगो सेंट्रिक, वो कहते हैं कि सिर्फ बस मेरा इंटरेस्ट हो, मेरा फायदा हो, मुझे प्लेजर मिले। पीपल ट्राई टू परस्यू देयर ओन इंटरेस्ट, सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट को परस्यू करना, ये ईगोइज्म है, ये ईगोटिस्ट अप्रोच है। तो कॉन्सिक्वेंसेस तो देख रहे हैं आप, लेकिन आप कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं सिर्फ अपने लिए, कि बस मेरा ही फायदा होना चाहिए, बाकी दुनिया का कुछ भी चाहे। तो ये है ईगोइस्टिक अप्रोच। इज इट क्लियर? एंड द थर्ड एंड द नेक्स्ट इसी का जो है वो है अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म का मतलब होता है यू विल बी सेक्रीफाइस एंड लिव फॉर द अदर्स, यानी आप लोगों के बेनिफिट, यहाँ यहाँ जो कॉन्सिक्वेंसेस देखे जा रहे हैं, जो प्रोडक्टिव एक्शन देखे जा रहे हैं वो देखे जा रहे हैं फॉर ऑल, यानी इसको कहते हैं अखुवत मसावत, है ना, यानी सबके लिए। अखुवत जिसे कहते हैं ना, अल्ट्रुइज्म यानी सबके लिए सोच रहे हैं। ईगोइज्म दैट इज फॉर यू, ओनली फॉर यू, ओनली फॉर मी, ये अप्रोच ईगोइज्म। और अल्ट्रुइज्म क्या है? जो कि यू विल बी सैक्रिफाइस फॉर द अदर, कि आपने का बेस्ट रिजल्ट होने चाहिए फॉर एवरीवन, सबका भला होना चाहिए इसमें। तो कॉन्सिक्वेंसेस भी दोनों तरह के हमें नजर आ रहे हैं। एक, आप सिर्फ अपने एक्शंस को देखें, यानी आप अपने पर्सनल गोल्स, पर्सनल ड्रीम, पर्सनल इंटरेस्ट को फुलफिल होते हुए देख रहे हैं, ये भी कॉन्सिक्वेंसेस में आ जाएगा। लेकिन एक कॉन्सिक्वेंसेस आप देखें, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट बेनिफिट फॉर ऑल। तो हम इसको डबल क्लिक करते हैं। ओके नाउ, ओके, इस थ्योरी को हम समझते हैं इस एक ट्रॉली प्रॉब्लम के साथ। ट्रॉली प्रॉब्लम क्या है कि एक ट्रेन जो है वो गुजर रही है, उसके दो ट्रैक हैं। अब एक ट्रैक के ऊपर एक मजदूर है जो काम कर रहा है, और दूसरे ट्रैक के ऊपर हमारे सामने 5 वर्कर्स काम कर रहे हैं। अब ट्रेन को स्टॉप किया जाए तो उसके अंदर तकरीबन 500 वर्कर्स मौजूद हैं। तो अब अगर ट्रेन को रोका जाए तो उनको इंजर्ड होगा, अगर राइट ट्रैक पे जाया जाए तो 1 इंजर्ड होगा, अगर लेफ्ट ट्रैक पे जाया जाए तो 5 इंजर्ड होंगे। तो अब ऐसे में हम क्या करें? अब ऐसे में हम क्या करेंगे? अगर हम यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे तो ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट इन नंबर, एक ऐसे एक्शन को, एक ऐसे डिसीजन को लिया जाए जिससे ज्यादा लोगों को फायदा हो। तो इसमें से कौन से एक्ट से ज्यादा लोगों को फायदा हो रहा है और कम लोगों को नुकसान, या फिर ये कहें कि कम लोगों को नुकसान। तो अगर हम राइट ट्रैक पे जाते हैं तो एक ही इंजर्ड होगा, तो यहाँ पे जो चांसेस हैं वो कम है, तो हम इसको अच्छा एक्ट, मोरल एक्ट कह देंगे। लेकिन अगर हम 5 लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे ज़्यादा लोगों को पेन होगा, और अगर इसी तरीके से हम इन दोनों को बचाने के लिए 5 एंड 6 जो ट्रैक पर हैं, तो हम जो 500 पीपल्स हैं उनको इंजर्ड कर देंगे। तो इस थ्योरी के तहत, अकॉर्डिंग टू द यूटिलिटेरियन थ्योरी, इसमें हम क्या देख रहे हैं? द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट इन नंबर। हम ये देखेंगे कि जो नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं वो किसको जा रहे हैं, और नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ पेन जो है वो हमें कितना सफ़र करना पड़ेगा। तो ये एक इसकी एक बहुत अच्छी सी एग्जांपल हमने ट्रॉली प्रॉब्लम के ज़रिए डिस्कस की है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जेरी बेंथम और उसके बाद फिर जॉन स्टुअर्ट मिल ने कॉन्सेप्ट दिया था प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी का, जो कि मैं आपको बाद में मैक्सिमम बता चुका हूँ। द ग्रेटेस्ट बेनिफिट फॉर द ग्रेटेस्ट इन नंबर, एन एक्शन इज गुड इफ इट बेनिफिट एक्सीड इज हार्म, यानी हमें बेनिफिट ज़्यादा होने चाहिए इंजर्ड हार्म होने के मुकाबले में। एन एक्शन इज बैड इफ इट इज हार्म एक्सीड इज बेनिफिट, अगर एक वो एक्ट जो जिसमें आपको ज़्यादा पेन हो रहा हो तो वो गुड नहीं है, वो बैड है। और यूटिलिटी का मतलब आपको बताया भी, आपको क्या होता है जिससे आपको हैप्पीनेस मिले। हैप्पीनेस का मतलब क्या है? हैप्पीनेस इज इक्वल टू एडवांटेजेस, बेनिफिट, गुड इज इक्वल टू प्लेजर। और अनहैप्पीनेस क्या है? जिसमें आपको पेन हो, जिसमें आपकी कॉज ज़्यादा आ रही हो, जिसमें आपको हार्म हो रहा हो, इंजरी हो रही हो, ईवल हो, और आपके नुकसान ज़्यादा हैं। तो जब कभी भी इंसान एथिकल डिसीजन लेता है तो वो इन्हीं को मेजर करता है कि उसको ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगी या उसको ज़्यादा अनहैप्पीनेस मिलेगी, यानी उसको बेनिफिट ज़्यादा होंगे या उसको नुकसान ज़्यादा। इसी तरह माशरे के लिए भी वो देखेगा कि माशरे को ज़्यादा नुकसान होगा या इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये आपके सामने देखें प्रिंसिपल आगे, यू कैन रीड ऑन द स्क्रीन, एन एक्शन इज राइट और रॉन्ग टू द एक्सटेंट that it increase or decrease the total happiness of the affected parties. What does it mean? The maximum pleasure for the maximum in number. ठीक है, जो भी चीज़ जो हमें ज़्यादा तादाद में अच्छाई की तरफ राग़िब करेगी वो एक्ट अच्छा ही कहलाएगा। और दोज एक्ट विच इज़ मिनिमाइज इन नंबर, जिससे हमें जो है वो प्लेजर कम मिले, हैप्पीनेस कम मिले और पेन ज़्यादा मिले, हार्म ज़्यादा मिले फॉर मी, फॉर द इंडिविजुअल एंड फॉर द सोसाइटी एज वेल, तो वो रॉन्ग एक्ट है। इस तरह से गुडनेस
और राइटनेस यानी राइट और रॉन्ग का पैमाना यहाँ पे यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल क्या है कि अमाउंट ऑफ प्लेजर एंड पेन। ठीक है, ये आपके सामने विद द हेल्प ऑफ डायग्राम मैंने आपको यही सम अप किया है। गुड और बैड का पैमाना क्या है। ठीक है, जहाँ पे बेनिफिट ज्यादा होंगे वो गुड है और जहाँ हार्म ज्यादा होगा वो बैड है। और इसी को उन्होंने फिर डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट नेम के साथ। एक्ट यूटिलिटेरियन मोरालिटी ऑफ एक्शन हैज नथिंग टू डू विद द इंटरेस्ट, फोकस ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, जब इसको कॉन्सिक्वेंशलिस्ट थ्योरी कहा जाता है। और यहाँ पे एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो मैथमेटिकल वे में समझाया कि अगर एक्शन इज गुड, अगर उसके बेनिफिट जो है वो ज्यादा है यानी पॉजिटिव है। जीरो से ग्रेटर देन का मतलब है यानी पॉजिटिव, +1 +2 +3। और लेस देन जीरो का मतलब हो गया यानी नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा होगा, -1 -2 -3, तो ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है। तो ऐसा एक्ट जिसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे वो बैड है, और ऐसा एक्ट जो कि पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज देगा वो गुड है, चाहे वो इंडिविजुअल का हो या वो टोटल कलेक्टिव हो। इज दैट क्लियर। तो राइट एक्शन क्या है, जिससे मैक्सिमाइज बेनिफिट हो, ज्यादा लोगों को फायदा हो। यानी आप एक ऐसी इन्वेंशन बनाए जिससे चंद लोगों को फायदा होगा तो वो अच्छी नहीं कहलाएगी, लेकिन ऐसी इन्वेंशन जिससे ज्यादा इंसानियत का भला हो रहा होगा तो वो अच्छी है। ठीक है, अब हम आखिरी जो है वो अच्छा, इसमें इसी में रूल के लिए भी यही है कि हम एक ऐसा कोई रूल बनाते हैं एथिकल, जिससे हमने कोई एक ऐसा उसूल बनाया जिससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो वो अच्छा है। लेकिन अगर एक ऐसा रूल बना लें जिससे जो है वो जो सिर्फ चंद लोगों के लिए बेनिफिशियल है तो वो अच्छा नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा कानून पास कर दिए जो चंद लोगों को मफाद के लिए तो है बाकी सबके लिए नहीं है, तो वो अच्छा नहीं समझा जाएगा। तो नेसेसरी क्या है, गुड फॉर ऑल। ठीक हो गया, तो ये हमारा इसका समअप है। और अब हम तीसरी और फाइनल थ्योरी को डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो थ्योरी है डिओंटोलॉजी। डीओ के माने होते हैं बेटा ड्यूटी, ड्यूटी। so that's why deontology is the duty based ethic. So you should be loyal to your duty, you should be dutiful rather than the beautiful. A person who hold the duty, who know the duty, who perform the duty, being a good citizen, being a good student, being a good fellow member, being a good religious member of the society, राइट। सो आप अपने फ़राइज़ को बखूबी अंजाम देते चले जाएंगे तो आप एक अच्छे इंसान, बाकिरदार इंसान, मोरल पर्सन कहलाएंगे इस थ्योरी के तहत। तो डिओंटोलॉजी थ्योरी ये कहती है कि परफॉर्म योर ड्यूटी वेल विदाउट एनी कंडीशन। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं अपना फ़र्ज़ तब अदा करूँगा तब मुझे मेरे राइट्स मिलेंगे, या मैं ये फ़र्ज़ तब अदा करूँगा तब उसके बदले में मुझे कोई रिवॉर्ड मिलेगा। ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिवॉर्ड होगा। ठीक है, यानी यू हैव टू, यू ऑट टू परफॉर्म द ड्यूटी। ऑट टू मीन्स यू शुड, यानी हर हाल में आपने जो है वो एक्ट को परफॉर्म करना है। सो always act in such a way that it become a universal law. Act is not conditional, it is a categorical imperative. Categorical means without any condition। अगर आप कोई एक प्रिंसिपल सेट कर लें तो उसको हर हाल में, इफ यू से दैट टेलिंग अ लाई इज प्रोहिबिटेड, तो फिर इन एवरी कॉस्ट, तो फिर ये आपकी ड्यूटी बन जाएगी। नाउ इट्स बिकम अ प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल लॉ कि दुनिया में कहीं भी कभी भी किसी भी जगह पे कोने पे भेज दिया जाए आपको तो वहां झूठ बोलना गलत ही है। सो एनी एक्ट डन फॉर गेनिंग सोशल स्टेटस इज नॉट मोरल। ये कह रहे हैं कि मोरल एक्ट जो है वो होता ही क्या है, टू परफॉर्म द ड्यूटी टू डू सो always at any condition, because it is your duty to do so. You ought to tell the truth, so you ought to tell the truth always in every condition। यहाँ कोई किसी किस्म की इफ एंड बट नहीं होगा कि अगर ऐसा हो तो, अगर वैसा हो तो यूं कर लेते हैं हम। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा, जो डिओंटोलॉजी और ड्यूटी बेस्ड एथिक्स है ये बेसिकली एब्सोल्यूटिज्म की बात करेगी, ये यूनिवर्सल लॉ की बात करेगी। ठीक है,
ठीक है ना। तो इसमें गुडविल क्या है कि गुड क्या होगा, इंट्रिंसिक होगा, गुड इटसेल्फ गुड है, ठीक है। और जो है वो हमें ड्यूटीफुलनेस की तरफ जाना है, यानी सेंस ऑफ ड्यूटी हमें देखनी है। तो हमें इस तरह से रीजंस बनानी है, रूल्स बनाने हैं जो कि हम हर हाल में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, यूनिवर्सली उसको परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, हाइपोथेटिकल क्या होता है, इफ एंड बट के साथ, कंडीशन के साथ, अगर मगर, अगर ऐसा हो तो ऐसा करेंगे, अगर वैसा हो तो। लेकिन जो यहाँ रूल्स बनेंगे डियंटोलॉजिकल थ्योरी के तहत, वो जो मोरल प्रिंसिपल होंगे वो कैटेगोरिकल होंगे। कैटेगोरिकल का मतलब क्या होगा, वो विदाउट एनी कंडीशन, उसमें किसी किस्म की कोई इफ एंड बट शामिल नहीं होगी। So act only from the moral rule that you can at the same time will to be universal moral law। यही बताया मैंने आपको कि पहला लॉ यही है कि कैटेगोरिकल होगा, यानी विदाउट एनी कंडीशन, एब्सोल्यूटिज्म, यूनिवर्सल एब्सोल्यूट ट्रुथ होगा, हर जगह अप्लाई होगा, कोई कंडीशन नहीं होगी इसमें। और सेकंड क्या है, सेकंड इसको हमें समझने की कोशिश कर ली कि यहाँ पे जो रूल ये है कि आई मेक माई प्रॉमिस विद द इंटेंशन ऑफ लेटर ब्रेकिंग देम, तो फिर हर कोई कानून तोड़ता रहेगा, ठीक है। अगर आप ये कहें कि एवरीवन, यानी आप प्रॉमिस ब्रेक करेंगे तो कोई दूसरा भी प्रॉमिस ब्रेक करेगा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, पूरी सोसाइटी में एक रूल बन जाएगा कि सबको प्रॉमिस तोड़ना चाहिए, तो ये यूनिवर्सल लॉ बन जाएगा। तो आप हमेशा कोई आपने अगर ये रूल बनाया कि यू शुड कीप योर प्रॉमिस, तो फिर ये यूनिवर्सल लॉ बन जाएगा, यानी ऐसा कानून बनाना है जो कि एक्सेप्टेबल फॉर ऑल हो, उस रूल में कोई फ्लॉ ना हो, ठीक है। और सेकंड जो इसका रूल है वो ये है, एक्ट सो दैट यू ट्रीट बोथ योरसेल्फ एंड द अदर पीपल एज एन एंड इन देमसेल्फ एंड नेवर ओनली एज अ मीन टू एंड। व्हाट डज इट मीन, कि जो नेकी के बदले में नेकी ही है, उसके बदले में हमें कोई मीन्स नहीं चाहिए, यानी एंड नहीं चाहिए कि इसके नतीजा में हमें ये मिले। टू ट्रीट बोथ योरसेल्फ एंड द अदर पीपल एज एन एंड देमसेल्फ, कि मैं जो कोई किसी के लिए अच्छा कर रहा हूँ तो उसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप कहें कि भाई हमारे ऑफिस में अगर अच्छा हो रहा है हमारे साथ बॉस, तो हम अपना काम करेंगे, नहीं, आपने हर हाल में अच्छा काम करना है। अब आपको उसके बदले में वो अच्छा रवैया मिले या ना मिले, ठीक है। अब आपको अच्छा, बीइंग अ गुड सिटीजन, आपने अपना काम परफॉर्म करना है, आपको ये नहीं कहना कि नहीं हमारी रियासत हमारे साथ बुरा कर रही है। रिलीजन में आपको देर सवेर हो चीज़ों को मिलने में, लेकिन आपकी जो फ़राइज़ हैं उसको आपने हर हाल में पूरा करना है, ये लॉ कहता है, ठीक है। कि यानी एंड इन देमसेल्फ, मीन्स टू एन एंड नहीं है, उसके बदले में कोई हमें जो है नताइज नहीं चाहिए। तो ये बड़ा अच्छा प्रिंसिपल है, ठीक है। तो ये नहीं करना है आपने कि किसी भी कामयाबी को हासिल करने के लिए दूसरों के कंधों पे या सर पे रख के आप जब वो हासिल करिए। आपने कहा हर हाल में बस हमने अपने मकासद पूरे करने हैं, ये गलत है। आपने हर हाल में मकासद पूरे नहीं करने, बल्कि आपने हर हाल में ऑनेस्टी को फॉलो करना है, ठीक है। ऑनेस्टी को फॉलो करना है। आपके पास दो रूल्स है ना, कि अब आप एक तरफ आप कहेंगे मुझे विन, आई वांट टू विन दैट ट्रॉफी एट एनी कॉस्ट, तो एनी कॉस्ट का मतलब समझ रहे हैं आप, यानी आप गलत भी कर जाएंगे, गलत भी कर गुजरेंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि आई विल डू टू परफॉर्म एट एनी कॉस्ट, का मतलब ये है कि मुझे हर हाल में ड्यूटी को परफॉर्म करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो सोल्जर्स होते हैं वो अपने अपनी ड्यूटी को किस तरह से परफॉर्म करते हैं। वो सबसे अच्छी एग्जाम्पल है डिओन्टोलॉजी की। ऑफिस में भी यही सबक दिया जाता है कि जो अपने एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग के अंदर जो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करें। ठीक हो गया, समझ आ गया। तो हम जल्दी से सारी चीज़ों का सम अप कर लेते हैं, ठीक है। वर्च्यू एथिक्स, डिओन्टोलॉजिकल एथिक्स और कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, ठीक हो गया। वर्च्यू एथिक्स किसकी बात कर रही है, एक कैरेक्टर की बात कर रही है, पर्सन की बात कर रही है कि इंसान अपने अंदर जस्टिस, करेज, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, नॉलेज जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स पैदा कर ले, तो वो एक वर्चुअस पर्सन बन जाएगा, नेकोकार बन जाएगा, यानी वो इंसान ही बसूरत एक जो है वो एक ईमान, ऑनेस्ट पर्सन, वर्चुअस पर्सन होता है, ठीक है। वो सेट करता है मोरालिटी। लेकिन एक डिओन्टोलॉजिकल थ्योरी हमने पढ़ी जो कहता है कि वो इंसान के जो मोटिव हैं, एक्शंस हैं, वो क्या हैं, उसको हमें देखना पड़ेगा। वो ड्यूटीफुल होने चाहिए, उसमें हम अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करें और ऐसे रूल सेट करें जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो। तो यहाँ पे देखा जाए तो वो एक्शंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज में भी यही बात हो रही है कि एक्शन ओरिएंटेड है, कि हम ह्यूमन कंडक्ट को देखें, कॉन्सिक्वेंसेज और रिजल्ट को देखें। जो रिजल्ट होने चाहिए वो गुड होने चाहिए, विच इज गुड फॉर मी एंड विच इज गुड फॉर ऑल।
लेकिन अगर ओनली फॉर मी तो वो इगोइज्म है, लेकिन अगर ओनली फॉर ऑल तो वो अल्ट्रिज्म है। तो क्या होना चाहिए? इट इज गुड फॉर ऑल होना चाहिए। द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट बेनिफिट फॉर ऑल। ये कंसिक्वेंसेस का नटशेल था। और डियोंटोलॉजिस्ट का नटशेल क्या है? यू विल बी सेट द रूल दैट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल फॉर ऑल, और द एंड जस्टिफाई द मीन नहीं होना चाहिए, द एंड इन एंड इन देमसेल्फ होना चाहिए, यानी ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी। वही बात आ गई यहाँ पे। और वर्च्यू एथिक्स का सम अप क्या है? यू विल बी गेट द हाईएस्ट गुडनेस बाय द नॉलेज, बाय द जस्टिस, बाय द करेज, बाय द टेम्परेंस, यानी बैलेंस हार्मोनी के जरिए हम एक नेकोकार वर्चुअस पर्सन बन सकते हैं। इन तमाम द थ्योरी से हमें क्या सीखने को मिला? हाउ टू बिकम अ एथिकल पर्सन एंड हाउ वी टेक अ एथिकल जजमेंट एंड एथिकल डिसीजन इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं, ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैं डिफरेंट फिलोसोफर्स के। वर्चुअल एथिक्स के लोग कहते हैं कि कुछ नेकी के उसूल हैं, उन नेकी को हासिल करना चाहिए हमें। और डियोंटोलॉजिकल एथिक्स हमें ये सिखाती है, सबक देती है कि हम अपने फ़राइज़ को बखूबी अंजाम देना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट फैक्ट कि हमें उसके बदले में क्या मिलेगा। या हमारे साथ कोई बुरा हो रहा है तो हम भी दुनिया के साथ बुरा करेंगे तो दुनिया बहुत बुरी बन जाएगी ना। तो हमें तो अच्छाई को प्रमोट करना है, तो हमें अच्छा करना है चाहे हमारे साथ अच्छा हो या ना हो। ये डियोंटोलॉजिकल एथिक्स हमें सिखाती है। कॉन्सिक्वेंसेस एथिक्स ये सिखाती है कि हमारे जो एक्शंस हैं वो हमेशा अच्छाई की तरफ होने चाहिए, बेनिफिट फॉर द ऑल होने चाहिए। ठीक है, ना सिर्फ अपने मफाद के लिए होने चाहिए, वो भी खुदगर्जी है, और ना सिर्फ किसी दूसरे के लिए हो, वो सिर्फ मेयर कुर्बानी है। तो हमें ऐसा होना चाहिए कि जो पूरे माशरे के लिए इट इज़ गुड फॉर ऑल। So that is all about all the theories. So if you have any question, so you can ask. Otherwise, we are going to end the session.